फिलिपाइन हजारों जजायर पर मुश्तमिल है। कुछ जजायर छोटे और बेआबोगियां हैं, जबकि दूसरे बड़े हैं जहां लाखों लोग रहते हैं। उनको तो बाज औकात बर्रे आजम भी कहा जाता है। इस किस्त में मैं फिलिपाइन के पागल दारुल हुकूमत से निकलूंगा और पहले तो गाड़ी चिल्लाऊंगा, फिर एक दूसरे जजीरे की तरफ जाऊंगा। फिलिपाइन पहुंचा और समझ गया कि ये मेरी जगह है। ये जन्नत है, वो जगह जहां रहने का दिल चाहता है। जजीरे पर खतरात हर कदम पर मौजूद हैं। शायद कोई ऐसी शाख मिल जाए जो थोड़ी पागल हो जाए और हमला कर दे तो होता है। दुनिया में गिरते नारियल ज्यादा नुकसान करते हैं बजाय शार्क के। ये आतिश फिशा फटने वबा से पहले है। ये फटा हमें जबरदस्त फलो जैसा महसूस हुआ। एटमी फिलिपाइन में सब कुछ सस्ता है, लेकिन गोरो पे खास कीमतें हैं। 6 जिन की बोतल कीमत 180 पीसो, 1 लीटर 200 रूबल में आप एक ग्रुप में मजे कर सकते हैं। जब मैं फिलिपाइन जा रहा हूँ, मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करें। मैं हर जगह हूँ। वो वकरमानफ चिल्लू चली। सुबह 6 बजे और मैं फिलिपाइन सोते हुए जिस्मों के पास से गुजरता हूँ, बस की तरफ जो मुझे सही बंदरगाह ले जाए। सफर 2 घंटे और इस तमाम वक्त खिड़की से फिलिपाइन के गरीब इलाकों, चावल के खेतों, माहीगीरों के गांव का मंजर नजर आता रहा। फिलिपाइन की गुर्बत के बावजूद कुछ जगहों पर सड़क अच्छी खासी मोटरवे जैसी लगती है। बस यहाँ की ड्राइविंग का अंदाज फिलिपाइनी ही रहता है। यहाँ हमारा बड़ा बस एक आदमी ने किक दिया, रुक गया और काफी देर तक हमारे ड्राइवर की आंखों में देखता रहा, फिर फतह के एहसास के साथ आगे बढ़ गया। यहाँ पुलिस ने हमें रोक लिया और एक एहलकार ने बस की हर तरफ से तस्वीर ली। मैं और भी हैरान हुआ जब बस के साथी रूसी में खबरें पढ़ रहे थे और उन्होंने कॉमेडी क्लब लगा दिया। पोर्ट शहर बातांग इसमें वाक़ है। तो शहर कैसा है? एक बड़े फिलिपाइनी गांव में जहां खस्ता हाल झोंपड़ियां और कचरे और बेतरतीबी के पहाड़ हैं। ट्रांसपोर्ट में मुताफिन चीजें हैं जैसे ट्राइसिकल और जीपनी, और जब मैं पोर्ट पहुंचता हूं तो मुसाफिरों के सामान पर मदद करने वाले धोखाबाज झपटते हैं, जो बाद में अपनी मदद के लिए $2 मांगते हैं। धोखा देने का एक और तरीका यह है कि फेरी के टिकट दुगने दामों बेची। कैश काउंटर पर है। यहाँ तो मशकूक तौर पर साफ है। फिलिपाइन में जजायर की तादाद को देखते हुए यहाँ समुद्री नकलो हमल और बंदरगाहें अहम है, और ये पोर्ट एक छोटे हवाई अड्डे जैसा है, और यहाँ की कीमतें भी हैं। फिलिपाइन के लोगों के लिए यहाँ काफी पीना महंगी है और मेज पर बैठने की इजाजत नहीं, तो मुसाफिर जमीन पर बैठे हैं, क्योंकि हाल में भी परवाज के बिल्कुल करीब ही जाने की इजाजत है। वो धाती तलाश करने वाली मशीनों फौजी कुत्तों के जरिए चेक करते हैं। बमों की तलाश में है। मुनशियात फौरन इंतबाह है, मजाक न करें, आपके पास बम है। ऐसे वाकया हुए हैं। मुझे ये सिक्योरिटी का निजाम हैरान कुन लगता है। चारों तरफ बहुत से मुलाजमीन हैं और हर जगह लोगों की फहरिस्तें जमा की जा रही है, और मैं पहले ही तीसरे बार कहीं अपना नाम और लिख रहा हूँ, लेकिन कहीं भी पासपोर्ट से चेक नहीं किया जा रहा। यानी बस ख्याली बातें बना लो। पड़ोसी, बली, किसी का भी नाम लिख दो और उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि ये क्या था। मेरी फेरी बड़ी और तेज है, लेकिन इसका नाम किसी वजह से चीरनोबोरिया है, हालांकि ये चीन में बनी है। टॉयलेट में समुद्री पानी एक बाल्टी है, बहुत ज्यादा झूलता है। ये आ रहा। जजीरे पर पहुंचने से पहले ही पागल एयर कंडीशनर से मरने से बचने के लिए मैं ज्यादातर डेक पर खड़ा रहता हूँ, खास तौर पर जब जजीरे के करीब साहिल, चट्टानें और खूबसूरती शुरू होती है। खूबसूरती की कीमत चुकानी पड़ती है। जजीरे पर कदम रखते ही पहली फीस अदा कर रहा हूँ। इस बात पर के आया हूँ, फौरन होटल की तस्दीक शुदा बुकिंग की दरख्वास्त की जाती है। बस खेमे के साथ लगता है दाखिला नहीं मिलता। होटल बुकिंग कन्फर्मेशन।
मैं मुपेड कोसती जा रहा। वो जजीरे पर अपने खानदान के मैं तहजीब आराम आया और यहाँ रुक गया। मुझे लगता है ये जन्नत है। ये वो जगह है जहाँ रहने का दिल चाहता है। दिल चाहता है कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बीवी चहल कदमी करें, आराम करें, लुत्फ उठाएं। इस पानी की आवाज से यहाँ जिंदगी में सूरज की रोशनी है, लेकिन कभी कभार ये इलाका बोरिंग हो सकता है। मैं इससे इनकार नहीं करता। शायद जदीद दुनिया में मकाम तब्दील करना जरूरी है। हर एक की जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में रोजमर्रा की जिंदगी जहन्नम की तरह होती है और वीकेंड्स में ये इलाका तो बहरहाल ये ज्यादा हकीकत की तरह लगता है। मुझे तो बस लेट कर आराम करना है, हाँ कुछ नहीं। तो अब तुम्हें ये समझना चाहिए कि जब मैं बहुत लंबे वक्त तक, किसी तवील अरसे तक बहुत ही दबाव की हालत में मैं बस यहाँ आया। मैंने अपना हिमिक सेंट पीटर्सबर्ग से लाया, 2 खजूरों के दरमियान लटकाया, फिर लेट गया और कहा यार मैं आज यहाँ से बिल्कुल नहीं उठूंगा। लोग एक छोटे गांव में रहते हैं और करीब का वाहिद शहर पोर्टो गाला है। पूरे इलाके का वाहिद ट्रैफिक सिग्नल है और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ कपड़े सड़क पर फरोख्त होते हैं। बहुत से घरों पर सब्जा है। ये शहर के बाहर है। एक कैफे में दाखिल होते हैं, खलीज के मंजर पर है। हाल ही में 2 आख्ते डूब गईं, पहलू पर लेटे हुए हैं। कैफे में मुस्कुराती हुई फुलपेनी लड़कियां हैं जो हमारे नामों को मुश्किल से अदा करती हैं। उनके बाद उन्हें मुश्किल होती है। कंस्टेंटीन हमेशा सुनते हैं कंस्टेंटीन, लेकिन क्यों? और बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं हिस्पानवी हूँ। Что хозяин Виктор и русскоговорящий. Но насколько это достоверная информация? Его никто не видел. यहाँ खा रहे हैं, ज्यादा अच्छा नहीं। अब यहाँ क्यों आए? यहाँ का मंजर अच्छा है, माहौल जबरदस्त है, मौसीकी कमाल है। हमारी पसंदीदा छठी की जगह बेल्जियम है। मेरी बीवी हमें उस कैफे की याद दिलाता है, अल्फाब्जा की सुबह। कोस्टिया रूसी है और उसने वीजा फ्री निजाम से फिलिपाइन चुना। बेशक एक सबसे अहम वजह है ये वीजे का मसला है, यानी वीजे के बारे में यहाँ कोई मसला नहीं, बिल्कुल भी। तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पैसा रियासती खजाने में जमा करो और कोई सवाल नहीं। खुश आमदीद। तुम्हारे जानने वालों के क्या कहीं और भी ऐसे लोग मिलते हैं जो रूसी बोलते हैं? जी हाँ, दुकानों में तो जितना मैंने समझा, जहाँ हम हैं, जहाँ हमारी जगह है, वहाँ ज्यादातर रूसी बोलने वाले लोग हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर हम एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ कुछ लड़के आए हैं रूस से, कामीचातिका से, अगर मैं गलत नहीं हूँ आविला दे वस्तुक से। वो जापान गए, एक कश्ती खरीदी और यहाँ पहुँच गए और यहाँ लोग आराम कर रहे हैं और वापस रूस जाएंगे। हमारे जानने वाले हैं जो उनके साथ बातचीत करते रहे हैं। उन्होंने हमें बुलाया, हम गए, किश्ती में सैर की और सब ने एक दूसरे से मिलना शुरू किया। तो ये मुसलसल होता रहता है, सब एक दूसरे के साथ है, बच्चे मिलकर। वहाँ कुछ अंग्रेजी के कोर्सेज हैं, मकामी लोगों के साथ मुख्तलिफ हुनर सीखने का काम होता है। अमेरिका से आए लड़कों के साथ जो सब कर रहे हैं। मीलू ने साल पहले फिलिपाइन मुंतकिल होकर एक होटल और फ्री डाइविंग का मरकज खोल लिया है। होटल के पास इसकी कुछ कश्तियों की मौजूदगी है। हमने पहले थोड़ी देर वस्ती अमेरिका की तरफ देखा, फिर जनूब मशरकी एशिया की तरफ और मुख्तलिफ ममालिक में रहने और मुख्तलिफ चीजें आजमाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि फिलिपाइन हमारे लिए सबसे ज्यादा मौजू है, क्योंकि यहाँ का ज़ेर आब का दुनिया बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत, फ्री डाइविंग के लिए बहुत अच्छे हालात हैं और ज़मीन पर भी बहुत खूबसूरती है। यानी अगर मिस्र में ज़ेर आब दुनिया बहुत खूबसूरत है लेकिन ऊपर सहरा है, और अगर वियतनाम में फल और सब्जियां सस्ती हैं और ऊपर मंजर खूबसूरत है, तो ज़ेर आब दुनिया बहुत पीछे रह जाती। इसके अलावा अंग्रेजी ज़बान सरकारी है और वीज़ा पॉलिसी आसान है, इसलिए हमने रूसी बोलने वाली आबादी पर तवज्जो मरकूज करने का मंसूबा नहीं बनाया था। ऐसा हुआ कि इस वक्त हमारे ज्यादातर मेहमान रूसी हैं, क्योंकि बहुत से लोग रूस से जा चुके हैं। वो हमारे पास आते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मसलन 1 महीना रहते हैं और फिर फैसला करते हैं कि इस जजीरे पर रहना है और किराए पर मकान लेना है।
कोई खाली कमरे नहीं हैं। आज कोई भी खाली कमरा नहीं है। बात है और सब रूसी बोलने वाले हैं। नहीं, इस हफ्ते बहुत ज्यादा कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया थे। ज्यादातर रूसी हैं। हाँ, А вы откуда? Из какого города? С Киева? Класс. Я из Кишинева. Недалеко. У меня подруга из Приднестровья. Круто. और बिल्लियाँ इतनी ज्यादा क्यों हैं? ये इस बात से शुरू हुआ कि हम गांव में रहते थे। बिल्लियाँ जीना तो जा, बस मियाओ मत कर। जैन, जीना, उठ और खाना खाने जा। ये जीना है लेकिन ये तो मकामी बली है। तो वो तो हमारे यहाँ पैदा हुआ था। वो थोड़ा बीमार हो गया है हमारे पास। और बाकी बिल्लियाँ बड़ा करम। कल कितनी बिल्लियाँ हैं? छह। जब हम गाँव रहते थे, माँ बिल्लियों हड्डियाँ दिया करती थी। और कुछ वक्त बाद इसने बच्चों को जन्म दिया। हमें वो बच्चे ला कर दिए तो आपने इसे खाना दिया। आपके बच्चे ले लो। बच्चे में बलि का बच्चा था। हमने इसे स्टरलाइज करवा दिया। फिलिपाइनियों को पता चल गया कि हम बिल्लियों के साथ अच्छे हैं, तो हमें रास्ते से बलि के बच्चे फेंकने लगे। हम उन्हें नहीं फेंक सकते। कमरे की फजा मुकम्मल तौर पर रिजोर्ट जैसी है। क्या बात है, लहरें कितनी ऊंची हैं। बस यूं ही साहिल पर चलते जा रहे हो और नारियल पड़ा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ सेब होते हैं, कहीं बाग में सजा में। यहाँ तो वाकई नारियल उगते हैं, आपके सर पर किसी का नहीं गिरता। मैं वाकई नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। जैसे मैं बैठा हूँ, अगर कुछ हो तो फेंक सकते हैं। हाँ, नारियल आमतौर पर बारिश के वक्त गिरते हैं क्योंकि वो गीले हो जाते हैं। वो नमी जज्ब करते हैं और भारी हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। दूसरे लोगों से सुना है कि गिरते हुए नारियलों से लोगों की दुनिया में ज्यादा नुकसान होता है बजाय अतपोल के। लोग इससे मर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे पास वो छोटे हैं। अब मैं सिर्फ इसी के बारे में सोचता हूँ, लेकिन नारियल के बजाय मेरे कैमरा दोबारा गिर गया। दरअसल नारियल बहुत मजे के होते हैं। ये ताज़ा नारियल है। नहीं तो ये 2 छलके हैं और ये तो पहले से छीले हुए नारियल हैं जिनमें सिर्फ एक छोटी सी सुराख बाकी है। करना, पाइप डालना। तो आ तो बड़ी हो और चम्मच से देना। हाँ, नहीं, पहले पीते हैं फिर खाते हैं। सिर्फ मुफ्त नारियल ही आरामदेह जिंदगी के लिए काफी नहीं है और यहाँ मसाइल शुरू होते हैं। इलाके में बहुत सी रोजमर्रा की चीजें बस नहीं है। जब तुम लोजादो से पार्सल की डिलीवरी का ऑर्डर देते हो मसलन, तो तुम बरनिगाह में बताते हो और बस तुम कुछ और नहीं कर सकते। वो तुम्हें कॉल करता है, तुम उसे समझाते हो कि तुम्हारा घर का, और फिर वो याद रखता है कि ये बंदा इस घर में रहता है। सपनिज टूट रहा है, हम पहुंच गए। खा, तुम्हें जाना चाहिए। एक सपनिज खरीदने एक दुकान पर गया, दूसरी पर, तीसरी पर, 5वीं पर मैं गया। वहाँ एक आदमी मिला दूसरे शहर में 2 घंटे की ड्राइव पर, जहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जहाँ अस्पताल है, जहाँ इमिग्रेशन है। वहाँ भी मैंने कहीं नहीं पाया। मैं सोचता हूँ ये कैसे हो सकता है। पूरी बात तब बहुत कम मिलते हैं, जो कि बहुत से लोगों के लिए बहुत अहम है। मैंने एक दोस्त से बात की जो पहले नंबर पर मुझसे पूछता है कि क्या यहाँ बाथ टब है। मैं छुट्टियों में बाथ टब में लेटना पसंद करता हूँ। जितना मैंने घरों को देखा है, ये काफी नायाब है। ये मार्केट है जहाँ लड़के ज्यादातर अपने लिए खाना खरीदते हैं। मकामी मछली जिससे मक्खियाँ भगाई जाती है, ऐसे खास डिवाइस के साथ, और सस्ते केकड़े $5 फी किलो हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये बहुत साफ बाजार है। एशिया के लिहाज से यहाँ तो चूहे भी नहीं भागते। यहाँ ले रहे हो छोटे झींगे बेकान खमरदार। हम यहाँ गाय का How much? 550. Но она накинула мне за белое лицо или нет? Да, мы можем взять за 450 спокойно. А местные еще дешевле? И да, абсолютно. Филиппино прайс называется слово, словосочетание. Вот. Ты приходишь, мы такие раз, рыбку покупаем. Точнее, перед нами рыбку покупают, тунец, раз ему по 150 отдали. Мы такие подходим, нам 300. Я такой, брат, что случилось? Он такой, sorry, this is Filipino price. То есть он так напрямую, да? Типа, я тебе не продам, ты ж белый, ну ты ж можешь заплатить. आने वालों के चेहरों को देखकर दुकानदार मौका पर ही कीमतें घड़ लेते हैं।
अफी में एस्प्रेसो थे 60 गाने, 3 दिन बाद आए तो वो ऐसे हैं 120. Ну, типа, вчера же было там 60. Ну хорошо, 60, ну, типа, ну ок. Ну, то есть, как-то так принято. तो ठीक है, ये तो एक तरह की नामल सूरत हाल है. और क्या कोई लाइफ हैक है कि मकामी लोगों से मकामी लोगों के लिए सीनी रिवर्स कैसे हासिल किए जाएं ताकि इस इजाफी कीमत से बचा जा सके? सफेद चेहरा. अगर तुम इस शख्स को नहीं जानते तो यह मौका सिफर के बराबर है. Ну, Люда, если там ты мой бро, все такое, не канай. Ну, практически, по моему опыту, практически нет. बाजार जाने और डाइविंग के अलावा गांव में तफरी की कमी है. मेरी बीवी, मेरी पसंदीदा, वो यकीनन किसी न किसी लम्हे बूर हो गई. मैं तो बस अभी अभी इससे निकलना शुरू किया हूँ. इस काम के अमल से पिछले 5 साल में तो बिल्कुल ही शाक की हालत में रहा हूँ. मैं तो बस अभी अभी निकलना शुरू किया हूँ. मुझे मजा, यानी हम हाल ही में मनीला में थे, वहाँ 1 हफ्ते से ज्यादा रहे और मैं अपनी बीवी से कह रहा हूँ कितना दिल चाहता है कि वापस अपनी गांव में जाए. बीवी बोर हो गई लेकिन उसने अपने लम्हात तलाश कर लिए. बीवी ने मुख्तलिफ तरीकों में मशगूल होना दिया है. वो वहाँ सांस लेने की मशकें और योगा कर रही थी. हम इलाके मशहूर साहिल की तरफ जा रहे हैं. सड़क किनारे हंस चरते बाजार में बेचने वाले अपने बच्चों गैर मुल्कियों का इंतजार कर रहे हैं. यहाँ कौन से सयाह आते, ये फुलपेनी हैं या कौन? हाँ, सब हकीकत में. हम यहाँ कभी फुलपेनी खूबसूरती के मुकाबले में गए थे तो इसी कैफे में ये मुनक़िद किया गया था. यहाँ ये छोटा सा कोरिया टाउन है. मैं इसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ ज्यादातर कोरियन रहते हैं और वो यहाँ पैकेट टूर्स के जरिए आते हैं. अच्छा, तो नदी के किनारे बहुत सारी लोगों का हुजूम है. सब आराम कर रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं. कोरियनों की तादाद ज्यादा है. कभी यहाँ ज्यादा खुशी होती थी लेकिन काफी शॉप्स बंद हो गई और सयाहों की तादाद भी कम हो गई है. देखो, यहाँ ऐसी झोंपड़ियां भी हैं. ये सब वबा के नताइज हैं क्योंकि जब वबा शुरू हुई फिलिपाइन ने दाखिले और बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी और बस यहाँ बहुत ही इक्तिसादी कसाद बाजारी थी. मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, यानी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रहा था. सब कुछ खत्म हो गया था. फिलिपिनियों का जजीरे पर बुनियादी काम मछली पकड़ना है लेकिन कुछ लोग सियाहत की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं. इन इलाकों में एक शहर भी है जो खरीदी गई मोहब्बत के लिए मशहूर है. तो वो सियाहत की तरफ मुंतकिल हुए. खानदान होटल में काम करता, दूसरा तरीके से मछली पकड़ता. और इस शहर में कुछ प्रोस्टिट्यूट भी हैं. अलिफाटा डॉलर के पास 2 सियाहती मकामात हैं. वाइट बीच जहाँ साहिल हैं और दूसरा ये साबंग है जहाँ बहुत से डाइव सेंटर्स और मुख्तलिफ बार्स हैं. रात के क्लब भी हैं. लगता है हम वहाँ पहले महीने के लिए करीब की एक गांव में रहे लेकिन हमें वहाँ ज्यादा पसंद नहीं आया. यानी वहाँ यकीनन बहुत खूबसूरत और दिलकश है और वहाँ अच्छा था लेकिन हमारे लिए ये मुनासिब नहीं था. मैंने बाद में फुलपेनी प्रोस्टिट्यूशन का तरीका जाना. तो हमारे पास एक बहुत खूबसूरत जजीरा है, मैं समझता हूँ, और उसका रल्फ बहुत खूबसूरत है. ये उफकी तौर पर कटकर ऐसे है, किनारे जजायर के साथ, और अमूदी तौर पर ऐसे खूबसूरत ऊंचे पहाड़ों के साथ. इन खूबसूरतियों में अमीर फुलपेनियों ने छुट्टियां बनाई हैं. आम लोगों के लिए इस तक पहुंचना मुमकिन नहीं है. वहाँ झाड़ियों में एक हेलीपैड है और यहाँ कभी कभार मालिकान कश्तियों पर आते हैं या हेलीकॉप्टर से आते हैं. लेकिन मुझे जो चीज पसंद है वो ये है कि उन्होंने साहिल को बंद नहीं किया. साहिल अवामी है, यहाँ एक रास्ता चल कर जा सकते. ये हम एक पहाड़ी नदी को पार कर रहे हैं जो समंदर में सीधे साहिल पर गिरती है. जहाँ पहली फैमिली जिससे हम मिले वो रूसी बोलने वाली निकली. फीदिया यहाँ अपने वालिदैन के साथ आया है, जोग्राफिया पढ़ रहा है और सफर करने का ख्वाब देखता है. तुम इस सारी फहरिस्त में से किस मुल्क में जाना चाहते हो? Здесь, в Аргентине. Ты хочешь побывать в Аргентине больше всего? А почему? Что ты знаешь про нее? Ну, там красиво, там хороший воздух, водопадов много, очень. लड़का ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, यहाँ दूसरे रूसी बोलने वाले दोस्तों से मिला. क्या तुम स्कूल में पढ़ रहे हो? हाँ, मुझे होमवर्क दिया जाता है, मैंने होमवर्क पढ़ा. अरे दोस्त का मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं. कीरा, अरीशा, साशा, लीजा. तुम गैर मुल्की के साथ दोस्ती करते? मैं एक कैनेडियन के साथ था लेकिन वो अब जा चुका है.
में अंग्रेजी में बात क्यों बोलते हो? हालांकि यहाँ लोग कम हैं, लेकिन रूसी बोलने वाले अक्सर मिलते हैं। मिसाल के तौर पर सबम के करीब एक छोटा सा रेस्तोरां है जहाँ मालिक रूसी बोलता है, लेकिन इसका खानदान 79 में सोवियत यूनियन से हिजरत कर गया था। 1979 एक औरत है, इसका शौहर कैनेडियन है और उनका एक छोटा सा होटल है। यानी बुनियादी तौर पर वहाँ कुछ है, लड़की, नौजवान लड़की, औरत, वो सबंग में रहते हैं, वो भी रूसी बोलने वाले हैं। जजीरे ट्रांसपोर्ट मुनासिब है, यहाँ टैक्सी मौजूद ही नहीं। 3 पहियों वाले मोनस्टर को पकड़ना और हर बार कीमत बात करनी है। ये तकरीबन टुक टुक की तरह है, लेकिन ट्राइसिकल्स हैं। ये वो वक्त होता है जब मोटरसाइकिल के साथ छोटी केबन होती है, 3 पहियों वाली। 2 मोटरसाइकिल हैं एक इस केबन से की कीमत कितनी? हमारे घर से यहाँ तक 300 पीसों में पहुँचा जा सकता है। अगर हम अंदर बात कर रहे हैं तो कुछ छोटी जगहों के लिए तो दरअसल 50 पीसों हैं। तुम वहाँ और भी जा सकते हो, वहाँ 4 लोग सवार हो सकते हैं। कुछ रोमानवी और जबरदस्त ट्राइसिकल्स में हैं और मैं गांव में शीश कबाब के लिए जा रहा हूँ। अत को कुश्ती मजा की जगह पर रूसी बोलने वाले पड़ोसी जमा होते। ये काजान का वो तिल्क है। हम चखना शुरू करते हैं। हमारे पास गर्म सलाद, बैंगन, वो फिलिपाइनी, ये उगाया हुआ मटर है। माश से बिल्कुल ऐसे ही खाना चाहिए। याद दिलाता सर, ये वो है जो हमने कल पानी से भरा था और आज ये पहले ही उग गया है। खीरे, कुछ रेडियो एक्टिव, बहुत बड़े खीरे, बस कतर में। तो क्या अब हर दिन या हर दूसरे दिन ऐसा करने का इरादा रखते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तो हफ्ते में एक बार ऐसा होता है। हाँ, अगर मौसम अच्छा हो तो हम सब मिलकर जा सकते हैं, मसलन नहाने के लिए। सबने वहाँ जोर से चीखा। पड़ोसियों ने। जब बारिशें हो रही थीं, हम उदास बैठे थे, बोर हो रहे थे, कुछ सोच रहे थे, जैसे कि कार्ड के खेल। ये तो बिल्कुल फिलिपाइनी रिथम है। बेशक ये फिलिपाइनी है, फिलिपाइन का वक्त। बेशक ऐसे निजाम में वापस आना मुश्किल होगा, जैसे मसलन सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को में। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ ढाल नहीं सकते, वो पहले की तरह ही शोर शराबे में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा दोस्त बिल्कुल हाल ही में आया है, तो वो अभी भी के PM मोड में है, यानी वो यहाँ तकरीबन 2 हफ्ते से है। करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कुछ और भी करना है। और मैं इससे कहता हूँ सब ठीक है, आराम से रहो। ये फिलिपाइन है, सब होगा। कुछ करना है, सब कर लेंगे। जो कुछ नहीं कर पाए बात नहीं। हम अभी आए हैं, रेस्तोरां जा रहे हैं, कुछ और भी। जाहिर है हम थे। शाम को पी लिया, सुबह को नहा लिया। तो तुम तो नहीं रह सकते, नहीं जानता इस तरह के मोड में सर्दियों में ये तो क्षति नहीं है। इसलिए सी एक लम्हे में तुम ये समझ जाते हो और तरतीब देना शुरू कर देते हो। बेटी तुम खा रही हो तलवा को। यहाँ एक शौक है हम नारियल के। ये मुख्तलिफ किस्म के 15 नारियल जाम का है। ये बिल्कुल नर्म फिलिपाइन से है, बहुत। ये गांव छोटा है लेकिन आलमी है। ये छोटा सा कारोबार जापानियों ने खोला है, पड़ोसियों में यूरोपी भी मिलते हैं। यहाँ हमारे तमाम पड़ोसी हमारे जर्मन दोस्त इकट्ठे हैं। हेलो जेंटलमैन, हाउ आर यू? Very good. Каждый вечер они тут пивасик пьют, собираются. सब लोग बहुत दोस्ताना है। वहाँ एक चचा हैन, उनका एक बहुत ही स्टाइलिश मोटरसाइकिल है। वो यहाँ शोर मचाना पसंद करते हैं, मोटरसाइकिल पर दौड़ना। गांव में बास्केटबॉल मैदान है। फिलिपाइन में ये एक मुकद्दस जगह है।
एल्पाइनी लोग बास्केटबॉल और बलरोड खेलते हैं, उनके पास हर जगह है, पता नहीं। यहाँ वॉलीबॉल है, कुछ लड़कियाँ सिस्टम के खिलाफ पासपोर्ट के साथ हैं, वॉलीबॉल खेल रही हैं। हाँ, यहाँ ऐसा लगता है, पता नहीं, मतलब यहाँ हर किस्म की तकरीबात होती हैं, जैसे कि शादियाँ, कुछ मजहबी मुलाकातें, तमाम शादियाँ, बपतिस्मा और पार्टी के इजलास। यहाँ शहर का दिन मनाया गया। क्या ये इस जजीरे का चैंपियनशिप था? यानी दिसंबर में वो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक सपोर्ट ग्रुप के साथ होते हैं, जहां हर गांव में, यहाँ तक के पहाड़ों में भी कुछ ऐसा ही होता है। आपको कहीं ना कहीं यह हल्का जरूर मिलता है। इस बड़े घर में कई रूसी बोलने वाले खानदान रहते हैं, जिनमें आना का खानदान शामिल है। वो एक साइकोलॉजिस्ट है और अपने क्लाइंट्स के साथ यूरोप और रूस से फिलिपाइनी जजीरे से काम करती है। तो ये कुछ ऐसा है, पता नहीं, 2 बेडरूम्स वाला हमारा सादा सा घर। यहाँ बेडरूम और काम करने की जगह है, ये है, और बच्चों का कमरा और खेलने की जगह। महक, बस बच्चों का कमरा। तो ये 12,000 पीसू है, ये कमरे के लिए है। ये कमरा है जिसमें एक लाउंज और किचन है, तो वहाँ एक बाथरूम और एक धोने की जगह भी है। तो यहाँ कितने मुरब्बा हैं सर पर? 80 такое что? Ну, где-то так, да। अब एयर कंडीशनर नहीं देखा? हाँ, हमने एक बार भी इसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत जबरदस्त है। थाईलैंड, वियतनाम और दीगर एशियाई ममालिक के मुकाबले में यहाँ बहुत आरामदेह दर्जा हरारत है और दिन और रात के दरमियान तो मतलब 10 डिग्री। यहाँ रात को 23-24 डिग्री और हवा चलती है, तो ये बहुत अच्छा है। दिन में 30 से ऊपर नहीं होता तो एसी नहीं। और यहाँ ऐसा हुआ चलता है अगर यहाँ महसूस होता है। हाँ, सुनाई दे रहा। हमें एक बार भी उसे ऑन करने महसूस नहीं हुआ। पानी का बिल 350 पैसे आता है और बिजली का बिल 1500 औसतन महीने में ये आता है। газопровода тут, конечно, нет. Газ в баллонах. गैस का सिलेंडर 1000, तो शायद हर 2 महीने या 3 महीने में। और नलके का पानी वो किस किस्म का है? तो मकामी लोग कहते हैं बेहतर है कि ना पे बस आबाला हुआ पानी पे। Поэтому вот такие вот бутылки, они всем развозят по 40 песо по 35 вот за баллон। तो वो तकसीम करते हैं, उनके पास 35 पैसों का सर्विस है। यहाँ पहुँच जाएगा। 55 वो घर पर है। यहाँ बिल्कुल सस्ता। Зире कुछ नहीं खरीदा जा सकता, многое везли с собой. А где игрушки твои? Есть все-таки. Это вы что, чемоданами везли или тут покупали? Да, и так. सफरी बैगों में किताबें लेकर आए। तो самое ценное, гречка и книги। Да, гречка. की कमी महसूस कर रहा है। यहाँ उसे वाकई नहीं मिलता। नारियल जेली उसकी कमी को पूरा करता। यहाँ फल किसी भी घरेलू मसाई को छुपाते हैं। सबसे कीमती चीज ये आम है। हमारे पास ये सतुआ बैगन है ना। आम, केला और नारियल के दूध से बहुत मजेदार ये जरूरी चीजें हैं जब आप किसी एशियाई मुल्क में आते हैं। Это купить блендер и формочки для мороженого. Вы этим занимаетесь активно, да? हमें नहीं मालूम था कि हम यहाँ इतने दिन रहेंगे खरीदारी के लिए, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही ये अपनी कीमत वापस दे देता है। केला, नारियल का दूध और आम। Кокосовое молоко и чиа. जो चीज मॉस्को में भी 300 रूबल का है, मिसाल के तौर पर मैं नहीं जानता, यहाँ तो ये एक ऐसा पैकेट है चिया 100 पीसू। यहाँ बड़ा है और बड़ा दूध का पैकेट है, 60 पैकेट पैसे। चिया बहुत मजेदार है। साथ खरीदारी 2 दिन शायद। Вы его наморозили так, он даже не тыкается. ग्रेमिलियन बर्फ की तरह है, जलाता है। Не, ну вкусное, главное натуральное. रात गांव से हम एक और डाइविंग सेंटर जा रहे हैं, भी मुहाजिरीन ने खोला है। इंतोन फिलिपाइन में 10 साल से है। लेबर, ये तो शुरू में एक इत्तेफाकी बात थी। आओ काफी दिलचस्प हो और मैं तो तालीम के लिहाज से भी वकील हूँ और मैंने काफी लंबे अरसे तक काम किया सरमायाकारी कंपनी के दफ्तर में। ये मेरे बहुत बोरिंग हो गया था और मैं दोस्तों के साथ एशिया की सैर पर निकल गया
और फिर हमने एक छोटी सी IT कंपनी खोल ली, तो हमने दफ्तर से थोड़ा दूर होने में कामयाबी हासिल की, वो चीजें करना जो पसंद हो। डाइविंग में मोहब्बत हो गई, फिर फिलिपाइन पहुंचा, ये मेरी चीज है। ऐसे लोग हैं जो इंडोनेशिया या थाईलैंड में कारोबार खोलते हैं, सब ऐसा नहीं सोचते। जो लोग थाईलैंड में कारोबार खोलते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग शायद जिंदगी के अमूमी हालात को तरजीह देते हैं, कुछ तहजीब के हक में इंतखाब करते हैं। यहाँ की जिंदगी ये तो तकरीबन एक गांव जैसी है, यानी यहाँ तो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, बस एक सड़क है, बकरियां, मुर्गियां और उसी तरह की चीजें। और शार्क थाईलैंड में तो वहाँ जिंदगी मुहज्जब है। वहाँ कंप्रेसर शोर मचाता है, सिलेंडर भर रहे हैं। हाँ देखे, हाँ वहाँ कंप्रेसर शोर मचाता है जो सिलेंडर भर रहा है। हमारे साथ तारीफी तौर पर 12 लोग थे, याद नहीं है, 9 शहर। इंतोन बड़े डाइविंग टूर से वापस आया है। फिलिपाइन नक्शा सादा। यहाँ फिलिपाइन में डाइविंग के सबसे मकबूल मकामात की निशानदेही की गई है, यानी हम अब के साथ पोर्टुगाली में हैं। ये मुंडोरेह का जजीरा है। इस मौसम से हम अपू रीफ पर भी सफर शुरू कर रहे हैं। ये दूसरी तरफ मुंडोरेह है। ये एक मुश्किल सफर है, खेमों में रहना पड़ेगा, मोबाइल सर्विस नहीं है। ये एक रीफ है जो समंदर के बीच में है। हम वहाँ जाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। वहाँ कोई तहजीब नहीं है, इसके बावजूद कुछ भी नहीं है। वहाँ एक आदमी रहता है जो डाइवर्स की जांच करता है, जो गोता लगाने आते हैं। वो उनसे कुछ पैसे लेता है और सिलेंडर भर देता है। ये दरअसल महफूज इलाका जहाँ हम चंद दिनों में जाने का इरादा रखते हैं, शायद ये सबसे मुतासिर कुन में से एक है। Это его получается 3D схема, карта. То есть это все риф, а на поверхности только такая вот верхушка. Риф в открытом море практически, да. То есть надо знать, где он расположен. В последнее время очень много акул здесь развелось. Мы вот погружались на прошлой неделе и 5 दिनों में हम 3 बार मिले। क्या अपने वाकई शार्क देखी? हमने बहुत सारी शार्क देखी। हाँ, कब वो जारहाना नहीं है, वो जारहाना नहीं, शाहरुखी इतनी जारहाना नहीं होती। देखना कौन सी सफेद शार्क, हाँ वो हमला कर सकती है, लेकिन मकामी रीफ की शाहरुखी वो बेवकूफों से खुद डरती हैं। लेकिन कभी कभार ये शाहरुखी जारहाना हो जाती है। शायद कोई ऐसी शार्क आ जाए जो थोड़ी पागल हो जाए और हमला कर दे। तो ऐसे मौके भी होते हैं, जैसे कि आपके सर पर कुछ गिर सकता है। मुझे नहीं मालूम, कुत्ता पागल हो सकता है, 12 कुत्ते हो सकते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये डाइवर के लिए बड़ी खुशकिस्मती है अगर वो वहाँ पहुँच जाए और ऐसी चीजें देखे जो दुनिया के किनारे पर हैं, सिर्फ देखने या कैमरे पर रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन अगर वहाँ खून हो। ये फिल्मों नहीं है। जी हाँ, फिल्मों की तरह नहीं, बिल्कुल। शार्कों की मौजूदगी में कुछ हिफाजती तदाबीर हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन फिल्मों में सब कुछ थोड़ा मुबालगा आमेज होता है। बिल्कुल। पानी के नीचे खतरा सिर्फ शाहरुखी नहीं है। इस इलाके में बहुत तेज लहरें हैं और कभी कभी हम ऐसी सूरत हाल में फंस जाते थे जब ग्रुप के लिए पानी के नीचे बहुत मुश्किल हो जाता था, खौफनाक। और जब किसी को गहराई में ले जाया जाता था तो हमेशा सब कुछ अच्छा ही खत्म होता था। इसे वॉशिंग मशीन कहते हैं जब लहरों की वजह से ऐसा होता है, और पेश गोई नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। कभी मुखालिफ लहरें मलती हैं, साथ चलने वाली, नीचे की तरफ बहने वाली लहरें तो ऊपर की तरफ। दिलचस्प बात यह है कि तजुर्बाकार डाइवर्स के लिए ऐसे अट्रैक्शंस बहुत दिलचस्प होते हैं। रुफ्स गांव के बिल्कुल करीब है। До ближайшего сколько в метрах? 50-30. Ну то есть вот пешком. स्पीड डाइविंग और स्नॉर्कलिंग में क्या फर्क है? मजाक है फ्री डाइविंग तरक्की याफ्ता स्नॉर्कलिंग। स्नॉर्कलिंग सतह पर होती है, जबकि फ्री डाइविंग में 65 मीटर की गहराई में। 55 तो यानी हुआ सिर्फ वही वजन रखती है जो तुम्हारे फेफड़ों में है। लो ये वहाँ मिनटों की बात है, मसलन नीचे और ऊपर मालूम है इसका 65 है। वो आराम से रीफ पर जा सकता है। वो अब शिकार सफर फिशिंग में दिलचस्पी ले रहा है और वो गहराई में आराम शिकार कर सकता है। 30 ऐसे खेल के लिए पेचीदा सामान की जरूरत होती है जो यूक्रेन से लाया गया है। यूक्रेन में और ये आप पास ऐसी प्रोडक्ट कैसे आई? डाइव लगाते हैं, ट्रेन करते हैं, हम एक रस्सी बांधते हैं। हमारे पास एक बड़ा फलविक है, रस्सी है, नीचे रस्सियां, वजन ग्रेवका खींची हुई है और हम डाइव करते हैं। हम गहराई में डाइव की ट्रेनिंग करते हैं। वो टॉप फ्री यूक्रेन में तैयार होते हैं, दुनिया के बेहतरीन वो हैं। मैंने उन्हें अब हर जगह देखा है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पेटागोनिया में कहाँ मेलियक थी वो सबसे बेहतरीन। हमने उनके साथ
यहाँ मुनफरिद माइक्रो दुनिया है। ये सब छोटे छोटे कीड़े हैं। वो फोटोग्राफ सिलेंडर के साथ डाइविंग करते हैं। वो डाइव करते हैं और बहुत गौर से सब कुछ का मुताला करते हैं। ये कोई छप गया है ना? ये कौन सी मछली है? ये देव हैकल मछली मेढक है। हाँ, ये रही देखो, और उसका एक छोटा सा पंख भी है। ये इस तरह छप जाती है। फिलिपाइन में हमेशा चूकना रहना जरूरी है, और ये सिर्फ समंदर में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी। आतिशफिशा के फटने का वाकया वबा से पहले हुआ था। कहीं ये था शायद फरवरी 2020 का महीना। इस जजीरे पर एक झील है, झील में एक जजीरा है, जजीरे पर एक झील है, झील में एक चट्टान है, और ये आतिशफिशा है। यह बात मातृविष्का कैसी है? हाँ, और ये फटा था। यहाँ तो बिल्कुल एक एटमी मशरूम जैसा था। जब आप समंदर के किनारे निकलते हैं और यूं ये मशरूम बाहर निकला हुआ है, यूं आधे आसमान पर, लेकिन इसके बाद ये कभी कभार जागता है। ये अब इतना ज्यादा नहीं फटता, लेकिन कभी कभी, मसलन कल सूरज गुरूब बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि पूरा आसमान धुंध में डूबा हुआ था, और मैं ये सोचता हूँ कि ये फिर से है। कल हमें परवाह नहीं कुछ हुआ में। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो आज भी कुछ परवाह नहीं करेगा? हमारे पास ऐसे दिन होते हैं जब तमाम जजीरे वाजे नजर आते हैं। बटंगिस, तुमने अभी देखा, और कल ये जजीरा नजर नहीं आ रहा था, बस एक सफेद मिट्टी थी। तो कोई बात नहीं, अब तो तुर्की के बाद सब आतिशफिशा जाग रहे हैं। लेकिन ये हमसे बहुत दूर है। दर हकीकत मैंने हाल ही में देखा कि ये तमाम टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह बनी हुई है। ल्यूपेन, यूरेशियन और पैसिफिक के संगम पर हैं, लेकिन उनके पास अपनी एक छोटी सी टेक्टोनिक प्लेट है और हम उसके दरमियान में हैं। मजमूई तौर पर 4 सालों में मैंने कई बार जलजला महसूस किया है। तो घर हल रहा है, बिस्तर झोल रहा है, तो कुछ भी गैर कानूनी नहीं। फिलिपाइन में जलजलों की वजह से कम कम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इसके बारे में मैंने नहीं सुना। शौहर फिलिपाइन के समंदरों का मुताला कर रहा था। हम एक ऐसा मकाम तलाश कर रहे थे जो हमारी स्कूल के मकासद मुनासिब हो। फ्री डाइविंग, यानी हमें ये चाहिए कि गहराई बेहद हो ताकि तेज लहरें न हो। हमने सुनामी, आतिशफिशा, सर्दियों और बहारों के नुक्ता नजर से देखा। मैं इस फिलिपाइन के सफर से फौरन कई एडिशंस और बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ। इंस्टाग्राम के लिए फोटोज, सबसे दिलचस्प चीजें वहाँ मौजूद हैं। हालिया में सब्सक्राइब करो, वहाँ में भी हो। वोवा करमानो। गांव से बाहर निकले बगैर भी फिलिपाइन में कारपोरेशन का सरबराह बनना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ किसी भी कंपनी, चाहे वो छोटी हो, को यही कहते हैं। मैंने पहले सोचा वाह, सबके पास तो कारपोरेशंस है, लेकिन ये सिर्फ एक नाम है। गैर मुल्कियों को 40% मलकियत हो सकती है। फिलिपाइन में ऐसे ही कवानीन है। गैर मुल्की जमीन का मालिक नहीं हो सकता। आप अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, लेकिन वो एक बुलंद इमारत में होना चाहिए। गैर मुल्कियों को अपार्टमेंट्स का 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। कंपनी का बुनियादी हिस्सा, जिसे मेला और उसके शौहर मुकम्मल तौर पर खुद चिल्लाते हैं, वो भी फिलिपाइनियों के नाम पर है। ऐसा नहीं होता वो आए मैं तो यहाँ हूँ, जैसे कि मैं ही मालिक हूँ, मेरे पास 60% है। तो 3 लोग हैं, 2 हैं। मिलकर काम कर सकते हैं। मैं फिक्रमंद होता। परेशान होना मुमकिन है। क्यों? मुझे कुछ कहानियाँ मालूम हैं। एक फिलिपाइनी लड़की से शादी करता है और उसके नाम पर कारोबार खोलता है। ये सबसे आसान तरीका है, और फिर कुछ वक्त बाद वो इसका कारोबार समेट लेती है क्योंकि उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। हम हर साल कारोबार करने के लिए परमिट्स हासिल करते हैं। हमारे पास लॉजेस, होटल और डाइविंग के लिए इजाजतनामे हैं। हमारे पास मुलाजमीन काम करते हैं। हम सोशल इंश्योरेंसेस की अदायगी करते हैं। ये तो मैं कहूँगी कि नहीं, हालांकि कभी कभार ये महसूस होता है। फिलिपाइन में सबसे सस्ता ईंधन सस्ता अल्कोहल है। यहाँ वाकई शराब है, यानी अच्छी, जिनकी बोतल की कीमत 180 पीसो है लीटर की। आप उसे 200 रूबल के लिए कर सकते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर मजे करना। खाने का औसत बिल शायद कहीं 300 पीसो के आसपास होता है। औसत कॉकटेल तकरीबन 200 से। तो ये फिलिपाइनी मेयार के लिहाज से अच्छा है। हम रेस्तोरां की बात कर रहे हैं, हम शराब खानों की बात कर रहे हैं। अगर हम अभी सड़क पर निकले जहाँ कुछ बेहतर जगहें हैं, अच्छे, यहाँ तक के किसी भी सूरत में जायके में कम नहीं है, वहाँ औसत बिल 100 पीसू होगा। पीसू क्योंकि मनीला हमारे करीब है, यहाँ की कीमतें ज्यादा हैं सीराबरान के मुकाबले में। लेकिन दूसरे मकामात महंगे। जजीरे का आरामदेह माहौल वाकई मुतअद्दी है और मेहनती काम करने में मदद नहीं करता।
इस मौसम में वाकई हरकत करना, सोचना और तरक्की करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुबह के वक्त तो कुछ नहीं अगर अब जल्दी उठें। फिर दोपहर के खाने के बाद दिन के वस्त में एक सी सित्ता है, सो जाना। अब सो रहे हैं और हमारे मुलाजमीन, उनके पास 1-1.5 घंटे वक्फा होता है। दोपहर का खाना वो 20 मिनट खाना खाते हैं और फिर 1 घंटा सोते हैं। यहाँ कहीं हिमिक लगाए जा रहे हैं। खुदाया हिमिक लटकाया और मैं यहाँ सो जाऊंगा हिमिक समेटा चला गया। मैनी होटल में फिलिपाइनी अमला है, मसाज करने वाली काम खुश है, जानू की तैयारी कर रही है। अब फिलिपाइनी काम कर रहे हैं। हमारे पास 7 फिलिपाइनी काम कर रहे हैं। 7 फिलिपाइनी। छोटे होटल के लिए अमला ज्यादा है, हम और सबसे ज्यादा तनख्वाह देंगे। हमारे पास सिर्फ नहीं है वेटर्स, बस सफाई करने वाली, बस रिसेप्शन पर लड़कियां हैं, क्योंकि होटल उसके लिए बहुत छोटा है। एक ही सब कुछ करती, वो सब कुछ करती है, ये मनतकी है, तो इसलिए इसकी तनख्वाह थोड़ी ज्यादा है। औसत तनख्वाह एक शिफ्ट के लिए $10-12 से ज्यादा है। हमारी लड़कियां मुलाजमीन वो फिलिपाइनी खाना बनाती है, नाश्ता कर सकते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना। हमारे पास कस्में नहीं, वो बहुत मजेदार बनाती है। वो पकड़ मैं भी बोलना जानती हूँ। मैंने मोमो बनाना पिज़्ज़ा चावल के साथ होता है। ये चावल भी उन्होंने पकाए हैं। खाने से पहले इस पर सॉस डाला जाता है। वजू नए साल पर हमारे पास ज्यादातर रूसी मेहमान आए थे। हमने यहाँ साशिमी डंका से हेरिंग सलाद बनाया, क्योंकि हेरिंग नहीं है। Дочки иногда варю. Иногда борщ варю. कभी कभी फिलिपाइनी भी आते थे। याद है ईद पर खानदान आया था, उन्होंने रूसी खाने की दरख्वास्त की। मैं महंगा पकाती क्योंकि खुद मालिकन है। एक प्लेट की कीमत थी तो 250 पीसू। उनटोन के फिलिपाइनी काम करते हैं। ये हमारा मुलाजिम है जो डाइव सेंटर के पहले दिन से काम कर रहा है। वो किसी और सूबे में था, अपने रिश्तेदार चला गया। मैंने कहा कि मुझे यही दोस्त चाहिए। वो बहुत काबिल एतमाद है, भरोसामंद है। फिलिपाइन तवील अरसे तक हस्पानवी कॉलोनी रहे। लातीनी अमेरिका के बरक्स यहाँ कम लोग हस्पानवी बोलते हैं, लेकिन बहुत से नाम और शहरों के नाम हस्पानवियों से बाकी रह गए हैं। के पास तमाम नाम, अफगानिस्तान, गारसिया, ये हमारी गारसिया है। Аналин Гарсия. Это кто? Ваш наш лендлорд. वो फिलिपाइनी है, वो फिलिपाइनी है, लेकिन उनके पास सब कुछ हस्पानवी नाम। और ये कोसतिया जजीरे पर फिलिपाइनी दांतों डॉक्टर जाता है। हमारे साथ यहाँ दोस्ती कराई गई थी। लड़की ने अपनी दंदान साजी की दुकान खोली। हम तुम्हारे साथ जा रहे थे। ये दिखा रही थी ऐसी। अंदर से सब कुछ यूरोपी तर्ज पर बनाया गया है, वाकई जबरदस्त। इसके साथ बात करना बहुत मजे का है। और मैं और वो रूसी मौसीकी सुनते हैं। यानी मैं हर बार जब पहाड़ों पर आता हूँ, आज मैं इसे नया मुतारफ कराने वाला हूँ, क्योंकि इसे गाना बहुत पसंद है, इसे जानवर पसंद है, इसे म्यूगी और एनसीपेल पसंद है ना? हाँ, एनसीपेल किंग और जोकर में नहीं गया। आटुक मैंने भी चलाया। मैंने इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया, इसे दिखाया। उसने देखा कि वहाँ कुछ 1000 वेव्स हैं और मैं इस वक्त 2 दांत बना रहा था। वो बोली, वो तुम्हारे पास तो 1 दांत है। मुफ्त जैसे बाजार में फिलिपाइनी अस्पतालों में सफेद लोगों को बोझ की तरह देखा जाता है। हम मनीला गए, हमने बहुत पैसे खर्च किए, यानी मुसलसल कुछ सरमायाकारी कीमतें। लेकिन सबसे खौफनाक लम्हा ये था कि हम वहाँ एक दिन अस्पताल में हम पहुंचते हैं, कुछ करते हैं, पैसे देते हैं, बहुत सारे पैसे देते हैं। दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब वहाँ जिंदगी का खतरा गुजर गया, अब कुछ दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया है कुछ ज्यादा मुनासिब। और वो आए, वहाँ अल्ट्रासाउंड करना है। वो ऐसे हैं 7000 पीसू, ये तकरीबन 10,000 रूबल है। मैंने कहा ठीक है, बड़ा करम, मुझे ऑफिशियल कीमत दिखाएं। ऐसे ही हमने देखा, गए। वो 3700 पर आए, लेकिन दोस्तों हमने 3 दिन साथ अदा किए। कैसे कहूँ तो ये एक छोटी सी ऑपरेशन थी। वहाँ 35,000 पीसू। ठीक है, हमने इत्तेफाक किया, चले गए। फिर आए 50,000, दोस्तों 35। उन्होंने मुझे पहले ही 50 कहा था, और ज्यादातर ये और भी होगा, लेकिन
Типа вечером будет 70, давайте быстрее. 35 हम आपके लिए किसी भी सूरत में ये नहीं कर सकते, अब बस इनकार कर सकते हैं, और बहुत सूरतों में आप इनकार नहीं कर सकते। Как бы так, вот, ये ऑपरेशन के बाद वो कहते हैं तो वहाँ और भी कुछ अदा करना होगा। ठीक है, हमें दे दें, हमें लिख कर बताएं कि हम किस चीज के लिए किसको क्या अदा कर रहे हैं। वो एक कागज लाते हैं जिस पर सिर्फ एक कीमत और तिब्बी खिदमात लिखी होती है। नहीं, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है, हमें लिख कर बताएं। अच्छा, अपने ऑपरेशन के लिए 50,000 अदा किए, बाकी की जरूरत नहीं। क्या अपने नकद पैसे दिए थे? हाँ, नकद पैसे, दवाएं खरीदनी है। ये दवाएं सिर्फ हमारे पास हैं अस्पताल में। हम जैसे हैं, हम नीचे जाकर कहते हैं, वो हमें 5 अडस गोलियां देते हैं 3 या 4 हजार पीसों। हम ऐसे हैं, वाह, ये कौन सी दवाएं हैं? चलो गूगल करते हैं और लड़कियां देखती हैं वो अस्पताल में बेच रही हैं। यहाँ इसमें कियास्क, 1 मिनट इंतजार करो, मैं बाहर जाऊंगा। वो बाहर जाता है, कोने के आसपास एक बाकायदा दवाखाना है, वहाँ जाओ। हम बाहर जाते हैं और ये वही है। ठीक है, वहाँ ये 1000 पीसू है, यानी वहाँ ये 2 से 3 गन्ना सस्ता है। ये फिलिपाइन का मनफी तजर्बा है। जितना मैं फिलिपाइन को पसंद करता हूँ, ये मेरे लिए वाकई एक नाकाबिल फरामोश जैसे कि एक निशान है। ज्यादातर लोग जजीरे पर खानदान के साथ आते हैं और जल्द अबदेर बच्चों को मकामी स्कूलों में दाखिल करवाना पड़ता है। अब हम यहाँ बच्चों के घर में दाखिल करवाना चाहते हैं क्योंकि दोस्तों ने बच्चों के घर ले जाकर देखा, लगता है कि सब कुछ ठीक है, सबको पसंद आया। मेली की बेटी जजीरे पर अपनी दोस्तों के साथ खुश रहती है। मैं इस बात पर हसद करता हूँ कि हमारे बच्चों का बचपन कैसे गुजरता है, क्योंकि वो पूरे दिन, मेरी बेटी रूसी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ रही है। इसके पास हफ्ते में 3 दिन क्लासें हैं। शाम को 3 से 6 बजे तक वो पढ़ती है। दूसरे दिन वो होमवर्क करती है और बाकी वक्त वो यहाँ दौड़ती रहती है। तो वो झोंपड़ी बनाते हैं, कभी वो सर शीशा बहते हैं। मेली की बेटी रूसी बोलने वाले बच्चों के साथ बातचीत करती है। इसने अंग्रेजी भी बोलना शुरू कर दिया है। जब हम यहाँ पहुँचे तो मेरी बेटी तकरीबन अंग्रेजी नहीं बोलती थी और हमने गांव में एक औरत से बात की जिसका अंग्रेजी बहुत अच्छा है। वो एक उस्ताद है। वो हमारे पास हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे आती थी। लीजा ने 1 महीने में बोलना शुरू कर दिया, फिर इसने ज्यादा मश्क की। होटल में मसलन मैंने एक मुलाजिम की बेटी के साथ रिसेप्शन पर खेला। वो अंग्रेजी में बात करती, तागालोग में नहीं। और लीजा को 1 साल में अंग्रेजी बोलने की सलाहियत आ गई। और पिछले साल से हमारे पास बहुत ज्यादा, तकरीबन मई के महीने से हमारे पास सिर्फ रूसी बच्चे हैं, इसलिए अब हमारी अंग्रेजी कमजोर हो रही है। मकामी स्कूल में जहां मेली ने अपने बच्चे को दाखिल करवाया, पढ़ाई बहुत आसान निकली। मसलन शौहर ने बेटी के लिए मुसावात बनाई, कुछ सादा, जैसे नहीं जानता x + 2 = 8, x की कीमत क्या है। हमारे फिलिपाइनी मुलाजमीन जब मेली के पास से गुजरे तो उन्होंने ऐसे आंखें निकाली और पूछा, मेली किस क्लास में है? हम कहते हैं पहले, वो कहते हैं, और हमारे यहाँ तो ये शायद सिर्फ हाई स्कूल में ही ऐसा होता है। तो ये एक देही स्कूल है। मैं समझता हूँ कि शायद मनीला में मुख्तलिफ स्कूल हैं और शायद आला के साथ बैन अल-अक़वामी स्कूल हैं, तालीमी मेयार, लेकिन हम गाँव में रहते हैं। केले को पीले रंग में रंगना, सुबह सवेरे बाल्टी से नहाना मत भूलना। जब वबा शुरू हुई तो मकामी स्कूल बंद हो गए और घर पर प्रिंट निकाल कर दिए गए और बस हफ्ते में 1 बार स्कूल आना पड़ता था, पिछला काम जमा कराना और नया लेना। और ये सब तो गालोग में है, क्योंकि हालांकि मैंने फिलिपाइन आने से पहले पढ़ा था कि अंग्रेजी में तालीम तो बड़े शहरों में है या बैन अल-अक़वामी स्कूलों में। गांव में वो इब्तिदाई स्कूल में तो गालोग पढ़ाते हैं। हमारी साथी ने लीजा को ये काम करने में मदद की। मैं पास बैठी रही, देखती रही। मैंने ये कुछ महीने देखा, फिर फैसला किया कि चली, हम बेहतर है कि रूसी स्कूल में जाए ऑनलाइन। एवान की बेटी साशा यहाँ निजी ट्यूशन पढ़ती है। ये कीली है, एक नौजवान फिलिपाइनी लड़की जो बच्चों को मुश्तरका इलाके में अंग्रेजी सिखाती है। आप अभी अंग्रेजी की क्लास में जा रहे हैं। आप किसके पास अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हैं? लड़की का नाम तीली है। वो इसके वालिद यूरोपी हैं और खुद वो फिलिपाइनी है। उसका अंग्रेजी का इल्म काफी अच्छा है। अब क्लास की कीमत 150 पीसू है। यहाँ शायद बच्चों के लिए कोई खास बुनियादी ढांचा नहीं है। यहाँ माएँ इस मसले का सामना करती हैं कि बच्चे को कहाँ छोड़े। यहाँ एक निजी कॉलेज है जहाँ बच्चे को ले जा सकते हैं। दिन में 3 घंटे। मेरे ख्याल में 4 साल की उम्र से हम वहाँ 2 हफ्ते गए थे। 2 हफ्ते गए। पढ़ाई का दिन 150 पीसू है। यहाँ मैं स्कूल गए
बिल्कुल हाँ, फिलिपाइनी बच्चों लेकिन वहाँ मुख्तलिफ है. Там была русская девочка, одна с Англии, там, по-моему, кореец. क्या मकामी बच्चों के लिए ये स्कूल पैसे वाला है? हाँ, ये एक निजी पैसे वाला कॉलेज है और यहाँ गांव के आखिर में मुफ्त स्कूल हैं. हर गांव में एक मुफ्त स्कूल है. आमतौर पर गैर मुल्कियों को दे सकते. जितना मैं जानता हूँ ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ये रियासत माली इमदाद है और ये मशरूत है, वो ले सकते हैं बच्चे, लेकिन कानूनी मसाइल हो सकते हैं क्योंकि अगर कोई गैर मुल्की रियासती पैसों से पढ़ता है और ये मशरूत है तो आपको मुल्क से निकाला जा सकता है. फिलिपाइन दूर दराज जगहों जिंदगी मुश्किलात बावजूद लोग अपने वतन वापस जाने जल्दी नहीं करते, घर जाने दिल नहीं करते. घर वाले यकीनन मैं उसकी बहुत याद करती हूँ. मैं कहूँगी कि शायद पहला साल जब हम अभी आपके साथ रह रहे थे. Меня через полгода начало очень сильно тянуть домой, березки, тополя. मैं रोज गई, वहाँ 2 महीने गुजारे और जब मैं फिलिपाइन आई तो ऐसा कुछ नहीं था. साहिल, समंदर और नारियल मुमकिन है बाउंटी के इश्तिहार की तरह मुंतकिल होकर रहें और खुश रहें, हालांकि कई रोजमर्रा की मुश्किलात है. मैं अपने थके हुए फिलिपाइनी मोटरसाइकिल पर बैठता हूँ जिसके साथ एक ट्राली है और इस दूर दराज जजीरे से रवाना हो जाता हूँ. तुम मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब करो ताकि नए एपिसोड से महरूम ना हो जाओ. मैं हर जगह हूँ. वो बकरमाना. खुदा हाफिज.